So the next topic which we have is the government initiatives to foster the entrepreneurship. मैंने आपको सबसे पहले बताया कि entrepreneurship क्या है, इंडिया में इसकी क्यों ज़रूरत है, and what are the bottlenecks, इसकी क्या रुकावटें हैं, क्या हिंड्रेंस हैं जो इसको रोक रही हैं, एंड अब इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए व्हाट आर वी डूइंग। तो कहते हैं इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन द एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले और सबसे बड़ा हमारे पास है मेक इन इंडिया। आई नो यू मस्ट हैव हर्ड इट। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके मुंह से या आपने थाउजेंड्स ऑफ द टाइम सुना होगा जी मेक इन इंडिया, एंड इट इज अ वंडरफुल थीम जिसमें हमने वर्ल्ड लेवल के, सिर्फ अमेरिकन नहीं, वर्ल्ड लेवल के सभी इन्वेस्टर्स को कहा कि आप अपनी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर कीजिए। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में चाइना को हम वर्ल्ड फैक्ट्री कहते हैं। आप कोई भी चीज उठाते हैं छोटे से छोटे ब्रांड की और बड़े से बड़े ब्रांड की, उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। सो चाइना के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है जिसकी वजह से चाइना इज ग्रोइंग, एंड द सेम इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी इन द सितंबर 2014 जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, जस्ट आफ्टर दैट द वेरी फर्स्ट थिंग विच दे कम अप विद वाज मेक इन इंडिया, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया और कहा कि जी हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे आपको, क्वालिटी में, रेगुलेशंस में, लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। यू जस्ट कम अप विद योर मनी एंड ट्राई टू मेक इन इंडिया। सो businesses from across the globe and not merely the Americans consider Make in India as a breakthrough policy of the new India, और वो कहते हैं एक breakthrough policy थी जी नई इंडिया के लिए। The Make in India program was launched in the September 2014 soon after the Modi government came to power. As a national program, Make in India initiative is aiming at transforming India into a global manufacturing hub. तो इंडिया सिर्फ अपने लिए प्रोडक्शन ना करे बल्कि वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर की जाए। एंड कंटेन्ड अ राफ्ट ऑफ प्रपोजल्स फॉर द अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम बोथ लोकल एंड द फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस, और 25 के एरियाज हमने इसके अंदर लोकेट किए जिसमें हम चाहते थे कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा शुरू हो। इसमें से सारे तो नहीं बट कुछ आपके मॉड्यूल में बताए गए हैं, दैट इज ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, आईटी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एक छोटा सा टॉपिक इसका और है, दैट इज विद दिस स्कीम द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एफडीआई लिमिट। ये भी एक बड़ा अच्छा मूव था। एफडीआई इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने क्या कहा कि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश की कंपनीज में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ना हम हमेशा से बड़े रिस्ट्रिक्टेड रहे कि जी वो कहीं 25% से ज्यादा पैसा ना लें या 49% से ज्यादा पैसा ना लें, और अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग लिमिट हमने लगाई। हमने कहा कि सर आप ऐसी रिस्ट्रिक्शन भला लगाते क्यों? अगर कोई फॉरेनर आपके देश की किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो लेट हिम डू ना, लेट हिम डू। हमने कहा कि जी सबसे पहले हमारे देश में एक कंपनी ही तो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी ने ही हमारे देश को गुलाम बनाया और हम पे अप्रॉक्सीमेट 200 साल तक राज भी किया, जिसकी वजह से अब हम थोड़े ना डरे बैठे हैं, और जिसमें हमने क्या कहा कि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश की कंपनीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करने पाए। लेकिन 2014 में जब हम मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आए तो ये लिमिट्स हमने बढ़ाई अलग अलग एरियाज में। जहां पे लिमिट 10 थी उसे 25 किया, जहां पे 25 थी उसको 49 किया, जहां पे 49 थी उसको 75 भी किया। बट अलग अलग एरियाज में अलग अलग लिमिट्स हमने की कि अगर फॉरेनर्स अपना पैसा हमारे देश की कंपनीज में लगाना चाहते हैं तो वो इस लिमिट तक लगा सकते हैं, तभी तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देखिए अगर वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ की कंपनी खोल के अगर उसमें 75% शेयर उनके पास होंगे देन दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर इन कंट्रोल। इन दैट केस हमने एफडीआई लिमिट्स को भी एनहांस किया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और पार्टिसिपेशन हमारे देश में इंक्रीज। सो मेक इन इंडिया का बस इतना ही कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने क्या कहा कि सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हम इंडिया को बना सकें। सिर्फ हम अपने लिए प्रोडक्शन ना करें बल्कि वर्ल्ड लेवल के लिए प्रोडक्शन हम करें। और मोदी जी का बहुत ही बड़ा एजेंडा था जी, द
moment he came into the power, or soon after he came up with this concept of Make in India, and they had selected 25 areas जिसमें वो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे. Next is Stand Up India scheme. It is an initiative to empower SC, that is the scheduled caste, scheduled tribes, and the women entrepreneurs in India. So Stand Up India की हम स्कीम लेकर आए और इसमें हम एम्पावर करना चाहते थे. इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जी, ये थोड़ी ज़्यादा डेप्थ के अंदर है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, तो आप प्लीज़ इसको स्टार्ट करेंगे. The Stand Up India scheme aims at promoting the entrepreneurship among the women and the scheduled caste and the scheduled tribes. The scheme is anchored by the Department of Financial Services (DFS) and the Ministry of Finance, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो वो कहते हैं कि ये जो स्कीम है ये किसने बनाई? 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी, 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने. नंबर 1 DFS, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट्स बैंक लोन. इसमें हमने आपको कैसे हेल्प की? हमने कहा कि जी हम आपको बैंक लोन देंगे, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन लेंगे, टू एटलीस्ट, या फिर तो आप में से कोई एक शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब में से होना चाहिए बोरोवर, एंड एटलीस्ट 1 women borrower पर ब्रांच फॉर सेटिंग अप द ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज. ग्रीन फील्ड क्या होता है ये नीचे मैंने आपको अलग से बताया है, लेकिन वो कहता है कि बोरोवर में से देखिए, या फिर एक शेड्यूल कास्ट और एक वुमेन हो जाए वो भी ठीक है, एक शेड्यूल ट्राइब और एक वुमेन हो जाए वो भी ठीक है. तो अगर आप देखेंगे तो और लिखा है किसके अंदर? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन वुमेन के लिए और नहीं लिखा, वहां पे लिखा है एंड. तो एक शेड्यूल कास्ट और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का होना, वुमेन बोरोवर का होना बहुत जरूरी है, तभी आपको लोन मिलेगा. और हर एक बैंक को ये कंपल्सरी लोन देना ही पड़ेगा, ठीक है. पर बैंक ब्रांच, हर ब्रांच को एक लोन तो देना ही पड़ेगा, जो कि कम से कम 10 लाख का और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस. अभी पढ़ते हैं 2 मिनट में ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस क्या रहेगा. द ऑर्गेनाइजेशन में भी, अब वो कहते हैं कि जी हम क्या काम करेंगे इस पैसे से. हमने कहा कुछ भी, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में भी आ सकते हैं और ट्रेडिंग सेक्टर में भी. मेरे हिसाब से तो ये 3 ही काम होते हैं जी. आप अपने मन में सोच के देखना, जो कोई भी आपके फादर, पड़ोसी, ब्रदर, रिश्तेदार, बस इन 3 में से ही कुछ काम करते होंगे, या फिर तो उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होगी, या उनका ट्रेडिंग का काम होगा. जैसे रिटेल शॉपकीपर्स हो गए, बना बनाया सामान लेते हैं और आगे बेच देते हैं. और या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, डॉक्टर होंगे, सीए होंगे, सीएस होंगे, एडवोकेट होंगे, या कुछ भी काम. तो वो कहते हैं कि आप कुछ भी काम करें उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन बी अ मैन्युफैक्चरर, यू कैन बी अ सर्विस प्रोवाइडर, और यू मे बी अ ट्रेडर. और हमने कहा कि सर अगर हम नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, मतलब कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वो कहता है कि अगर कंपनी है तो 51% शेयर होल्डिंग किसके पास होनी चाहिए? ईदर या फिर SC, ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए. तो कंपनी के अंदर 51% शेयर या फिर वुमेन के पास हो, SC शेड्यूल कास्ट बिलोंगिंग पर्सन के पास हो, या शेड्यूल ट्राइब बिलोंगिंग पर्सन के पास होने चाहिए. तो ये पैराग्राफ हमारा सारा हो गया जी. एक वर्ड मैंने छोड़ दिया बस, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस, वो अभी हम करेंगे. एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा से कर देते हैं. सबसे पहले हमने कहा कि सर ये स्कीम क्यों आई? टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन एंड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स पीपल. 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जिसमें हमने कहा कि हम हेल्प करेंगे कैसे? बैंक लोन देगा जी, कम से कम 10 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कोई बोरोवर हो, प्लस एक वुमेन बोरोवर होना चाहिए. बिजनेस क्या करना है? मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं और ट्रेडर भी हो सकते हैं. लेकिन अगर आप नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज हैं, अगर कंपनी है, तो उसके 51% शेयर, 51% शेयर मस्ट बी हेल्ड ईदर बाय अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अ वुमेन एंटरप्रेन्योर. ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट का बारे में पढ़ लेते हैं. ग्रीन फील्ड वो होता है जो आप पहली बार करते हैं. ब्राउन फील्ड वो होता है जो काम ऑलरेडी कोई कर रहा था, आपने उसे टेक ओवर कर लिया, ठीक है. मतलब ये क्या है? स्टार्ट अफ्रेश. ग्रीन फील्ड इज स्टार्ट फ्रेश, ब्राउन फील्ड इज बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग कोड.
चूज योर टेक्नोलॉजीज में आप अपनी टेक्नोलॉजी को चूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी पहले से ही चूजन है, वो कोई पहले से ही काम कर रहा था। यूज योर बेस्ट आइडियाज पैटर्न और टेक्निक्स, इसके अंदर वो कहता है प्रीवियस डेवलपर के कोड ही ऑलरेडी चल रहे होते हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, इसमें नया काम आप जब करते हैं तो अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं, लेकिन इसके अंदर यू लिव विद मिस्टेक्स, आप ऑलरेडी वो गलतियां कर चुके हैं और उसको रेक्टिफाई करेंगे। सो बेसिकली ग्रीन फील्ड के अंदर जो मेन पॉइंट है दैट इज स्टार्ट फ्रेश, लेकिन जो ब्राउन फील्ड है दैट इज बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग कोड, ऑलरेडी ये काम चल रहा था, आप उसी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसे ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन हम इसमें पैसा किसके लिए देते हैं? स्टार्टिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस, कोई काम ऑलरेडी चल रहा उसको टेक ओवर नहीं करना। हम आपको लोन देंगे, हमने आपसे पूछा लोन से आप क्या करोगे, आपने कहा कि जी मेरे मोहल्ले में एक फैक्ट्री है उसको खरीद लूंगा, हमने कहा फैक्ट्री तो पहले से चल रही है तो ब्राउन फील्ड नहीं। आपने कहा कि सर अपनी नई खुद की फैक्ट्री लगाऊंगा, दैट इज अ ग्रीन फील्ड, दैट इज अ ग्रीन फील्ड की अपनी जगह लेकर कुछ नया काम शुरू करना है, किसी का बना बनाया काम से छीन नहीं लेना है। फाइन। सो इसी पॉइंट को एलिजिबिलिटी के अंदर मोरलेस यही पॉइंट्स दोबारा से रिपीट होने जा रहे हैं। सो मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। तो वो कहता है एलिजिबिलिटी, अगर आप स्टैंड अप इंडिया की स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो हाउ कैन यू पार्टिसिपेट? तो वो कहता है कि जी आप में से एससी और एसटी में से एक होना चाहिए और एक विमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए और सबकी एज 18 ईयर से ज्यादा की होनी चाहिए। लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए जो पहली बार शुरू हो रहा है, किसी का बना बनाया बिजनेस टेक ओवर नहीं करना है। ग्रीन फील्ड सिग्निफाइज, यहां पे उसने बताया भी है, द फर्स्ट टाइम वेंचर, हाईलाइट करेंगे जी, हाईलाइट करेंगे इसको, द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग। अब वो फील्ड कुछ भी हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस में है या ट्रेडिंग सेक्टर में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट इट शुड बी अ फ्रेश स्टार्ट। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कंपनी। In case of company, 51% of the shareholding and the controlling stake should be held either by the SC, ST or the women entrepreneur। और जो borrower है जी वो ऑलरेडी पहले किसी बैंक या एफआई में डिफॉल्टर ना हो, पहले डिफॉल्ट कर चुके हो तो दोबारा से रुपया नहीं मिलेगा। लोन की डिटेल्स पढ़ लेते हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स नए हैं और कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जल्दी से कंक्लूड करते हैं। सो नेचर ऑफ द लोन, तो कहता है कॉम्पोजिट लोन आप ले सकते हैं, इसमें टर्म लोन भी होगा और वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन होता है फिक्स एसेट्स के लिए, टर्म लोन होता है फिक्स एसेट्स के लिए, जैसे गाड़ी लेनी है तो आप टर्म लोन के अंदर इंस्टॉलमेंट्स होती है। सो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए आप टर्म लोन लेते हैं, जैसे बिल्डिंग हाउस लोन आपका अगर चल रहा होगा तो हर महीने उसकी किस्त जाती है, वो भी क्या है? टर्म लोन। और वर्किंग कैपिटल रूटीन के खर्चों के लिए, सैलरी देने के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल आप लोन ले सकते हैं। तो वो कहते हैं दोनों को मिलाकर है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं। पर्पस ऑफ द लोन वो कहता है कुछ भी हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर कोई भी हो, लेकिन SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही होने चाहिए। साइज ऑफ द लोन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उसने क्या कहा कि जी हम आपको 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट देते हैं, मतलब इंक्लूसिव ऑफ द टर्म लोन एंड द वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या है, अगर पूरे प्रोजेक्ट में 80 लाख रुपया लगना है तो बैंक आपको कहेगा कि जी 80 लाख का 70%, हम आपको 60 लाख देते हैं। हम कहेंगे सर लिमिट तो हमने सुना था 1 करोड़ तक की है, आप पूरा का पूरा 80 लाख दे दो ना। तो सरकार कहती है नहीं, सारा पैसा नहीं हम इन्वेस्ट करेंगे, आप 25% तो पैसा इन्वेस्ट करो, बाकी हम डाल देंगे, बट 25% तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो साइज ऑफ द लोन जितना भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 75% हम आपको देते हैं। किस रेट पे मिलेगा? तो वो कहते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी द लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी, और ये बेस रेट प्लस 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। बेस रेट होता है जो आरबीआई बताता है जी कि बैंकों की इतने से कम पे तो आपने लोन देना ही नहीं है, और ये बैंक का मार्जिन होता है। तो वो बेस रेट प्लस ज्यादा से ज्यादा 3%, इट मे बी एट द बेस रेट प्लस 2%, it may be base rate plus 1%, but it cannot be base rate plus more than 3%. तो cannot exceed base rate plus 3%.
हमने कहा सर सिक्योरिटी, अब लोन देंगे तो बैंक आपसे पूछेगा ना कि गिरवी क्या रखवा रहे हो, कोलेट्रल क्या है, सिक्योरिटी क्या रखवा रहे हो, तो वो कहता है द लोन में बी सिक्योर्ड बाय द कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, जो भी आपने उसमें फैक्ट्री लेनी है, स्टॉक लेना है, वो रखवा सकते हैं। या फिर आप कहते हैं सर मेरे पास तो गिरवी रखवाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप CGFSIL से भी गारंटी दिलवा सकते हैं, गारंटी ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम ऑफ द स्टैंड अप इंडिया लोन्स। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि अगर किसी के पास गिरवी रखवाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप इनसे भी गारंटी दिलवा सकते हैं। इन दैट केस बैंक जो है, देखिए बैंक मोदी जी नहीं चलाते हैं, मोदी जी ने तो कह दिया इनको लोन दे दो, तो बैंक कहता है कि फ्री में थोड़ी ना लोन दे देंगे, हमने अपना नुकसान थोड़ी ना करना है। तो अगर उसके पास गिरवी रखवाने के लिए कुछ भी नहीं है तो हमने एक फंड खोला है जी, और ये फंड गारंटी देगा बैंक को कि बैंक का नुकसान नहीं होगा। अगर कल ये पर्सन पैसा नहीं भी चुका पाया तो ये फंड में से पैसे निकाल के उस बैंक को दिए जाएंगे। रीपेमेंट, तो वो कहता है कि जी 7 साल के अंदर आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। अब मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड, वेटिंग पीरियड। देखिए आज मैंने आपसे लोन लिया तो मेरे को बिजनेस सेट करने में कुछ टाइम लगेगा ना। अगर आप मेरी आज से ही किस्त बांध दोगे, अगर आप मेरे को कहते हो कि कल से ही अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और किस्त पे करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा सर मेरे को बिजनेस सेट करने के लिए तो टाइम दो, मेरा बिजनेस चलेगा तो उसमें से कमाकर आपको पैसे दूंगा ना। तो उसको हम बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। ये बड़ा कॉमन है एजुकेशन लोन में, लोग एजुकेशन लोन लेते हैं। लेट अस से MBA करने के लिए मेरे ब्रदर ने 20 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया। अब पहले ही दिन से अगर उसकी किस्त शुरू हो जाएगी तो वो कहेगा सर मैं पढ़ूं कि मैं आपकी किस्तें पे करूं। तो एजुकेशन लोन के अंदर क्या होता है जनरली कि अगर उसकी 2 साल की डिग्री है तो 2 साल का मॉरेटोरियम पीरियड होता है, और 6 महीने एक्स्ट्रा और मिलते हैं, क्योंकि जिस दिन उसकी MBA कंप्लीट होगी उसी दिन थोड़ी ना नौकरी लग जाएगी, 6 महीने नौकरी ढूंढने में भी लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि 2 या 2.5 साल या 3 साल का मॉरेटोरियम पीरियड होता है, और उसके बाद आपकी किस्तें शुरू होती हैं। तो हमने कहा कि जी 7 साल में आपको लोन रीपे करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो किस्तें हैं वो शायद 18 महीने के बाद भी शुरू की जा सकती है। वर्किंग कैपिटल, तो वो कहता है वर्किंग कैपिटल के लिए हम आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड एक इशू किया जाएगा जिससे आप इससे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, और बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओडी लिमिट समझते हैं? ओवरड्राफ्ट होता है कि इतना पैसा मैं एक्सेस विड्रॉ कर सकता हूं। जैसे मेरे बैंक के अंदर लेकिन से 20 लाख रुपया है और उसमें अगर 10 लाख रुपए की ओडी है तो मेरे बैंक में 20 लाख है लेकिन मैं 30 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकता हूं। 20 तो मेरा अपना ही है और 10 लाख रुपए बैंक मुझे देता है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब जितने पैसे हैं, जितने भी हैं, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 लाख रुपए उसमें से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। मार्जिन मनी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया जी। जब ऊपर हमने बोला था कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया देंगे, 75%, तो फिर बाकी पैसा किसको डालना पड़ेगा? मुझे खुद डालना पड़ेगा। तो स्कीम में कहा कि 25% की मार्जिन मनी होनी चाहिए विच कैन बी प्रोवाइडेड इन द कन्वर्जेंस। और वो कहते हैं कि जी शायद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी और स्कीम के अंदर भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने सारी स्कीमें मिला भी दी तब भी बॉरोअर को कम से कम 10% तो डालना ही पड़ेगा। देखिए इस स्कीम में हम आपको 75% से ज्यादा रुपया नहीं देंगे। अब मैंने कहा कि सर एक और स्कीम मैं जानता हूं 5 लाख में, तो उसमें से भी मिल जाएगा। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है नए बिजनेस में, 2 लाख मुझे वहां से भी मिल जाएगा। तो हमने कहा कि जी ठीक है, आप सारी स्कीमों का फायदा उठा लो, आप स्टैंड अप इंडिया का भी उठा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी और स्कीम का भी फायदा उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है कम से कम 10% तो आपको डालना पड़ेगा। इस स्कीम में हम 25% बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप और स्कीमें मिलाकर अपनी कंट्रीब्यूशन को कम करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 10%। तो मैंने आपको कहा था कि अगर मेरा 80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो 80 लाख का 10%, कम से कम 8 लाख रुपया तो आपको अपना डालना ही पड़ेगा। बाकी पैसा 75% आप स्टैंड अप इंडिया से ले लीजिए, बाकी पैसा आप किसी और स्कीम से ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10% तो आपको अपना पैसा डालना ही पड़ेगा।